तरफ फैला हुआ था, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था और ना ही बारिश के कोई आसार थे। कल रात की बारिश से घर का लॉन अभी भी गीला था और घर के अंदर तक गीली मिट्टी की खुशबू से आ रही थी। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और तब उसके पेट ने कुछ आवाज की। उसे रियलाइज हुआ कि कल दिन में वजीर के साथ खाने के बाद उसने कुछ नहीं खाया था और अब उसे बहुत जोरों की भूख लग रही है। इसी बात को सोचकर वो पलटा और उसने मृणाली को देखा। इससे पहले कि उसके मन में कोई और सवाल आता, आदित्य किचन में गया। जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें पनीर और फ्रोजन मटर मिल गई और उसने मटर पनीर की सब्जी बनाने के बारे में सोचा और खाना बनाने लगा। कुछ 10-15 मिनट में ही घर में अब गीली मिट्टी की जगह मटर पनीर की खुशबू फैल गई थी। आदित्य को रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब सब्जी की खुशबू मृणाली तक पहुंची और उसकी नींद टूट गई। मृणाली उठकर खड़ी हुई और चलते हुए किचन में आई। उसने देखा कि आदित्य अपनी धुन में काम कर रहा था और रोटी सेक रहा था। वो खाने के अलावा किसी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मृणाली को उसे ऐसा करते देख अच्छा फील हो रहा था और वो इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने फोन में उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। जब कैमरे का फ्लैश चमका तो उससे आदित्य का ध्यान फाइनली टूटा और उसने पलटकर मृणाली की ओर देखते हुए पूछा, उठ गई तुम? अब कैसा फील हो रहा है? एनर्जेटिक, मृणाली ने कहा और वो बस आदित्य को देखती रही। फिर उसने पूछा, आदित्य, तुम्हारा चेहरा इतनी जल्दी अच्छा कैसे हो गया? आदित्य ने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया, पर हंसते हुए उसने टॉपिक चेंज करके आगे कहा, देखो मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, सी इट वंस, आई होप यू विल लाइक इट। उसके इतना कहते ही मृणाली उसके पास गई और फिर उसने सब्जी की तरफ अपनी नाक करके खुशबू ली और कहा, स्मेल्स गुड, लेट मी टेस्ट इट। मृणाली की बात सुनकर आदित्य ने उसे चम्मच पकड़ा दी। मृणाली ने चम्मच में सब्जी ली और अपने मुंह के पास लाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे टेस्ट कर पाती, एक जोर से धम की आवाज ऊपर छत पर से आई, जिसकी वजह से चम्मच उसके हाथ से छूट गई। आदित्य झुका और चम्मच उठाने लगा, लेकिन मृणाली की आंखें छत को देख रही थीं, क्योंकि वहां से वही आवाजें बार बार आ रही थीं। आदित्य सीधा हुआ और सब्जी पर कंसंट्रेट करने लगा। तब मृणाली ने पूछा, शायद वो होश में आ गया है। मृणाली की इस बात के बावजूद भी आदित्य छत की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शेल आखिरकार होश में आ गया है और अब वो फ्री होने के लिए ये सब कर रहा है। उसने फिर पलटकर मृणाली की ओर देखा और कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा फोन दो। आदित्य की बात सुनते ही मृणाली ने उसे अपना फोन पकड़ा दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आदित्य ने वजीर के कार्ड से नंबर डायल करते हुए उसे थोड़ी देर में घर आने को और साथ ही 1-2 लोग और भी लाने को कहा। वजीर ने आदित्य से पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन आदित्य ने कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया और कहा कि जब वजीर आएगा तब उसे पता चल जाएगा, और इतनी बात करके उसने फोन रख दिया। जब आदित्य ने फोन रखा तो मृणाली उसे ही देख रही थी और फिर उसने पूछा, ये वजीर कौन है आदित्य? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य जैसे थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने उसको फोन वापस देते हुए कहा, एक दोस्त है, लेकिन इस दोस्त के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना और ना ही मैं आज तक इससे मिली हूं। सुनने पर तो तुमने ये भी नहीं सुना था कि मैं 2 दिन में लगातार 2 बार फाइट कर सकता हूं और दोनों जीत भी सकता हूं, लेकिन देखो मैं जीत गया ना। आदित्य ने थोड़ा सरकास्टिक टोन में कहा, लेकिन शायद मृणाली को उसका सरकाज़म पसंद नहीं आया। उसे देखा कि वो चुप होकर कुछ सोच रही है। वो अभी मृणाली से कोई भी गहरी बात या फिर बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने फिर से टॉपिक चेंज करते हुए जल्दी से कहा, जब तक वजीर नहीं आ जाता तब तक हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मृणाली ने कहा और आदित्य डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स और खाना जमाने लगा। मृणाली भी उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन छत से बार बार वही आवाज आ रही थी और उसे डर लग रहा था कि कब शेल कबर्ड पूरी तरह तोड़कर नीचे आ जाएगा। लेकिन उसी जगह आदित्य बेफिक्र होकर घूम रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है और अगर वो चाहे तो शेल से 10 बार और लड़ सकता है। फिर वो दोनों खाना खाने बैठ गए और वहां पर बहुत सन्नाटा था, बस छत से आवाज आ रही थी। आदित्य ने पूछा, तो खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, मृणाली ने धीरे से कहा और आदित्य को उसका चेहरा देखकर समझ में आ गया कि वो अपने मन में कुछ सोच रही है।
और उसका ध्यान डाइनिंग टेबल, आदित्य और खाने की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि आदित्य दूसरी बात को घुमाता, मृणाली ने पूछा, आदित्य, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता और उसने इसे एक्सेप्ट करते हुए कहा, बिल्कुल मृणाली, तुम जो चाहो वो पूछ सकती हो। मैं आज ना तो कहीं भागने की कोशिश करूंगा और ना ही तुम्हें कोई उल्टा जवाब दूंगा। मृणाली को आदित्य की आंखों में चमक दिखी, ठीक वैसी ही चमक जैसी किसी आदमी के सच बोलते समय उसकी आंखों में होती है। मृणाली ने एक गहरी सांस ली और पूछा, आदित्य, तुमने जो कल कोर्ट रूम में कहा था, क्या वो सच था? क्या तुमने सच में मेरे और पैसों के कंपैरिजन में पैसों को चुना था? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया। उसे लगा था कि मृणाली उसकी ताकत के बारे में पूछेगी और उससे ये पूछेगी कि इसने कैसे दोनों फाइट्स जीत ली, लेकिन मृणाली ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। आदित्य ने अपने मन में ठान लिया कि अगर उसे झूठ बोलना छोड़ना है तो उसे शुरुआत यहीं से करनी होगी, और यही सोचते हुए उसने कहा, मृणाली, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे और पैसों के कंपैरिजन में पैसों को चुनूंगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद कल रात तुम घर वापस नहीं आते, और अगर वापस आते भी तो मुझसे उस पेड़ के बारे में सवाल नहीं करते। मैं मानती हूं कि 2 रातों से जो भी हुआ वो बार बार मेरी वजह से हो रहा है। परसों रात भी अनुराग बस मुझे चाहता था और कल रात को भी, लेकिन जिस तरीके से तुम मेरे लिए लड़े वो इस बात को बता रहा था कि तुम भी मुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हो। आदित्य, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें अगर मुझसे इतना ही लगाव है तो तुमने फिर वो डाइवोर्स के पेपर्स इतनी आसानी से क्यों साइन कर दिए? कि तुम्हें मुझसे अलग होना था या फिर मेरे साथ रहना है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मृणाली की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा और फिर उसने हंसते हुए कहा, शायद तुम इसलिए नहीं समझ पाती हो क्योंकि हमारा रिश्ता है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड मृणाली, कि कोई भी आसानी से नहीं समझ पाए। तुम सही हो मृणाली, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रहना चाहता, लेकिन बात जब तुम्हारी सेफ्टी की आती है तो मुझे उसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है। तुम पर परसों अनुराग ने इसलिए हमला किया क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं उसके ऑफिस में जाकर हंगामा करके आया था, और कल इसलिए हमला किया क्योंकि परसों मैंने उसे मारा था। तुम ऐसा सोच रही हो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तुम्हें बार बार दिक्कत हो रही है और तुम्हारी जान पर आंच आ रही है। इसलिए मेरे पास जब आगे से ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मैंने वही रास्ता चुना ताकि तुम सेफ रहो और मैं भी। लेकिन तुम्हारी वो सोच कितनी गलत निकली ना आदित्य। तुम्हें लगा था कि अनुराग तुम्हारे पीछे, लेकिन देखो वो तो मेरे पीछे आ गया। अगर तुम कल रात को यहाँ नहीं होते तो शायद वो मुझे अपने साथ ले जा चुका होता। किस्मत का खेल देखो आदित्य कि हम दोनों साथ में बैठकर खाना भी खा रहे हैं, पर हम साथ में फिर भी नहीं हैं। क्या वो करना जरूरी था? क्या तुम मुझसे नहीं कह सकते थे कि ऐसी कोई बात है? क्या तुम कभी मुझे कुछ भी बताओगे? मैं कह देता मृणाली, पर क्या तुम मेरी बात समझ पाती? अगर तुम समझ पाती तो शायद तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें डाइवोर्स का बोला था तब तुम मुझे ये जरूर बताती कि अनुराग का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अनुराग का नाम सुनते ही मृणाली को जोर का झटका लगा और आदित्य को उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए दिखे। इसलिए उसने आगे कहा, इतना हैरान मत बनो मृणाली। कल रात को फाइट के दौरान अनुराग ने बताया कि उसने तुम्हारी माँ के सामने क्या डील रखी थी, और मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता। अगर कोई भी इतनी बड़ी कंपनी में 51% शेयर मांगता और उसके कंपैरिजन में एक पागल और बेवड़े आदमी से अलग होने का ऑप्शन होता तो मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन को ही चूज करता। पर देखो, इससे मेरे लिए चीजें आसान हो गईं। तुम कहना क्या चाहते हो आदित्य? मैं समझ नहीं पा रही। कौन सी चीजें? मृणाली, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। 2 दिन में जो कुछ भी हुआ और आगे जो कुछ भी होने वाला है, मैं उसका असर तुम पर नहीं पड़ने दे सकता। क्योंकि आदित्य बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसकी जुबान पर पिछली जिंदगी वाली मृणाली की बात आ गई थी। इससे पहले कि उसके सामने बैठी मृणाली उससे कुछ पूछती, उसने आगे कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खतरा अभी टला है, और यह भी नहीं लगता कि अनुराग और निखिल सिर्फ 2 ही आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। शायद और ज्यादा लोग भी हो सकते हैं।
और मैं उन्हें तुम तक तो बिल्कुल भी नहीं आने दे सकता। इसलिए मैं वजीर के साथ यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, ताकि तुम भी सेफ रह सको और मुझसे डरो भी नहीं। आदित्य की बात सुनकर मृणाली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें बस एक टक आदित्य की तरफ देख रही थी और आदित्य ने देखा कि उनमें एक आंसू आ चुका है। वो मृणाली को रोता हुआ तो नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे सेफ रखने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन उसके पास नहीं है। उसे मृणाली से इतना दूर जाना पड़ेगा ताकि उसकी परछाई का साया भी उस पर कभी ना पड़े और ना ही उसकी जान पर कोई आंच आए। Please like and subscribe.